Hello students, good morning everyone. Yesterday we have completed our part number first of chapter 2 and of bipolarity, and today we will discuss about the part number 2, consequences of disintegration. Yesterday we have read about features of USSR and reasons of collapse or disintegration of USSR. Then, as you all know, there were two superpowers, US and USSR, and when USSR was disintegrated, then US became superpower in the world. Okay, then we will discuss about consequences of disintegration, means what was the result of disintegration of USSR. Okay, the answer is first point, end of Cold War. Obviously, जब टू सुपर पावर्स वहाँ पे थी, एग्जिस्टेंस थी, तो टू सुपर पावर्स में से यूएस एंड यूएसएसआर में से जब यूएसएसआर एग्जिस्टेंस नहीं था या वो अस्तित्व में नहीं था, तो एक सिंगल पावर जो है वहाँ पे बची, जो थी यूएस. ठीक है, तो दोनों के बीच में जो एक वॉर चल रहा था, कोल्ड वॉर, तो उनका जो कन्फ्रंटेशंस था वो एंड हो गया. सो एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोवियत डिसइंटीग्रेशन द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस एंडेड. ओके, एंड द आर्म्स रेस ऑल्सो एंडेड. देन यूएस emerged as single or sole superpower. Then this is the first consequence of disintegration. Point number 2, change in world politics. विश्व राजनीति में बदलाव. अब चेंजमेंट कैसे आया कि जब यूएस और यूएसएसआर टू सुपर पावर्स थे, तब तो बायपोलर वर्ल्ड था, लेकिन जब एक पावर वहां से हट गई या खत्म हो गई, तो वर्ल्ड जो है यूनिपोलर बच गया. और यूनिपोलर वर्ल्ड के बाद क्या हुआ कि यूएस ही अपनी एक हेजेमनी क्रिएट कर रहा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर. तो बहुत सारे कंट्रीज ने क्या किया कि जैसे नाटो को ज्वाइन कर लिया, जो हमने पहले मिलिट्री अलायंसेस के बारे में पढ़ा था. तो उसमें एक तरह से पूरा वर्ल्ड एक अलग तरीके से हो गया और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक बदलाव, एक चेंजमेंट आया. ओके, देन ये था चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मीन्स द वर्ल्ड बिकेम ए यूनिपोलर वर्ल्ड. ठीक है, नॉट द बायपोलर वर्ल्ड, मीन्स दो सुपर पावर वहां न रह के अब सिर्फ एक सुपर पावर वहां पे लेफ्ट थी. पॉइंट नंबर 3, एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. अब हमने देखा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी यूएस की, तो उसके साथ एक अच्छी फीचर थी कैपिटलिज्म के साथ प्लस डेमोक्रेसी. और अपनी इसी फीचर के कारण जो है यूएस एक सुपर पावर के रूप में लास्ट में बचा रहा वर्ल्ड के सामने. बट यूएसएसआर के सामने जो ये एक चैलेंज था कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, देयर वाज नो डेमोक्रेसी. सो एक मेन रीज़न माना जाता है कि जो डेमोक्रेसी ना होने की वजह से भी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. ओके, देन एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज में हम पढ़ रहे हैं कि जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये एमर्ज हुए. ठीक है, तो एक लिबरल डेमोक्रेसी एमर्ज हुई एज द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ. ठीक है, तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमी. तो वो क्या बन गई, एक डोमिनेंट इकोनॉमी बन गई. और इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एमर्ज्ड. ठीक है, एंड मैनी न्यू प्लेयर्स केम टू द सीन हु वर द न्यू कंट्रीज. कुछ न्यू प्लेयर्स भी उभर के सामने आए जो अब तक छुपे हुए थे. ठीक है, मीन्स नए राज्यों का उदय हुआ. तो ये है एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज. ये थे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन. तो आप इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोल्ड वॉर मीन्स कोल्ड वॉर एंड हो गया, आर्म्स रेस वॉज ऑल्सो एंडेड, यूएस emerged एज सिंगल सुपर पावर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिकेम द डोमिनेंट इकोनॉमी, चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स. Okay, and emergence of new countries or new players came to the scene. Now we will talk about the USSR. What was USSR? Union of Soviet Socialist Republic. This is the full form of USSR. इस चैप्टर में हम ओनली एंड ओनली USSR के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी एंड ऑफ बायपोलरिटी जो मेन मोटिव है वो क्या था कि बायपोलर मीन्स जो USSR सेकंड पावर के बारे में हम यहाँ बात करते हुए चल रहे हैं कि USSR जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था, उसके रीजंस क्या थे, क्या हुआ था, बायपोलरिटी क्या था. ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे कि मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज
कंफ्यूज रहते हैं कि यूएसएसआर हम सिर्फ किसको कह रहे हैं, रशिया को, बट दिस इज नॉट करेक्ट. ओके, देयर आर 15 कंट्रीज इन्वॉल्व इन यूएसएसआर. लुक हियर. अब ये 15 कंट्रीज एक तरह से कब एक दूसरे से ज्वाइंट हुए, कब एक दूसरे से मिले? तो रशियन रेवोल्यूशन जो था 1917 में व्लादिमीर लेनिन के उसमें हुआ था, उनके सामने लीडरशिप में. तो ये एक तरह से उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो है वहाँ पे सारे ज्वाइंट हुए. तो ये 15 गणराज्यों का, 15 रिपब्लिक्स का एक ग्रुप था जिसको हम क्या कहते हैं, यूएसएसआर. ओके, तो इसके कंट्रीज के बारे में हम देख लेते हैं. रशिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया एंड मोल्डोवा, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन एंड उज्बेकिस्तान. ओके, तो ये 15 कंट्रीज थे. यू हैव टू राइट these 15 countries name in your fair notebook. Okay, and of consequences of disintegration also. And now this one is the important topic of this chapter, Mikhail Gorbachev. Okay, देन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में हम कर लेते हैं. मिखाइल गोर्बाचेव. हु वाज मिखाइल गोर्बाचेव? मिखाइल गोर्बाचेव बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1985. अगर हम बात करें मिखाइल गोर्बाचेव की, तो 1985 में वो सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने थे. तो एक तरह से आप उनकी पावर को कम मत समझिए, क्योंकि उनकी पावर बिल्कुल एक पीएम की पावर की तरह थी. सो ही डिसाइडेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी. जब उन्होंने देखा कि वेस्ट के कंपेयर में ईस्ट में जो है कुछ हमें कमी लग रही है, वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, जो उसमें हमें कमी लग रही है, तो उसको रिफॉर्म किया जाए. ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड किया. देन ये क्वेश्चन आता है, वाई रिफॉर्म्स? देन टू कीप यूएसएसआर वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट. मीन्स वेस्ट के कंपेयर में, जो अभी अभी मैंने बताया कि वेस्ट के कंपेयर में उन्हें लगा कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, वो थोड़ी सी पीछे है. इसलिए उन्होंने उसको वेल इन्फॉर्म्ड करने के लिए इन रिफॉर्म्स को ज़रूरी समझा. वो उन्होंने क्या रिफॉर्म्स किए थे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे. देन एक छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे कि जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, मीन जिसमें यूएसएसआर के कंट्रीज इन्वॉल्व थे, तो वहाँ पे क्या था कि जब मिखाइल गोर्बाचेव से पहले ये जब प्रोटेस्ट करती थी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ के जो पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारे लिए ये करो, हमें ये अधिकार दो, इलेक्शन, मतलब लाइक एटसेट्रा, कुछ भी जो भी वो अपने यूजेस के लिए नेसेसरी मानते थे. ओके, तो तब क्या होता था, मीन्स गोर्बाचेव से पहले जब पब्लिक प्रोटेस्ट करती थी तो वो अपनी रेड आर्मी भेजते थे और रेड आर्मी से पब्लिक को सप्रेस कर दिया जाता था, दबा दिया जाता था, उनको चुप करा दिया जाता था. लेकिन जब गोर्बाचेव आए वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कोई रेड आर्मी नहीं भेजी, नॉट सप्रेस, और ना ही जनता को दबाने की कोशिश की. उन्होंने जनता को ऐसा करने दिया, उन्होंने उनको फ्रीडम दी कि अपने लिए डिमांड करने की. तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए थे जिनके नेम हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, टुडे you have to read again these notes and write in your fair notebook. Okay, thank you.